Look at these two MCQs. The first MCQ, it says, the idea of perpetual peace was propounded for the first time by whom? Jeremy Bentham, Immanuel Kant, Michael Doyle, or Barry Busan? The second question reads, which among the following was not suggested by Immanuel Kant as a condition required to avoid war and establish perpetual peace? There are four options, four conditions. इनमें से वो कौन सा कंडीशन है जिसकी बात इमैनुअल कांत ने नहीं की थी? परपेचुअल पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने 6 कंडीशंस दिए थे. आउट ऑफ दो 6 कंडीशंस, ये जो 4 कंडीशंस है इनमें से कोई एक कंडीशन है जो कि इमैनुअल कांत के द्वारा नहीं दिए गए थे. तो वो कंडीशन कौन सा है? अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं, इफ यू कैन आंसर दीज क्वेश्चन, देन पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहे हैं, then don't worry, this video is for you. After watching this video, that means after getting conceptual clarity on the topic of perpetual peace, you will be able to answer these questions. Not only these 2 questions, but any question that can be framed, that can be asked on this particular topic of perpetual peace. Most of the time, हमें ये लगता है कि it was Immanuel Kant who propounded the idea of perpetual peace. But it is not the case. It is not Immanuel Kant who talked about perpetual peace for the first time. It was rather Jeremy Bentham, okay, the great utilitarian political thinker, Jeremy Bentham, who was the first thinker to talk about perpetual peace in his 1789 essay. The title of the essay was Plan for an Universal and Perpetual Peace. जेरेमी बेंथम ने 1789 में परपेचुअल पीस पर अपने ऐसे को पब्लिश किया, और जेरेमी बेंथम के ऐसे के पब्लिश होने के ठीक 6 सालों के बाद 1795 में इमैनुअल कांत ने भी परपेचुअल पीस पर एक ऐसे पब्लिश किया. 1795 में इमैनुअल कांत के द्वारा परपेचुअल पीस के ऊपर जो ऐसे पब्लिश किया गया, उस ऐसे का टाइटल था परपेचुअल पीस, अ फिलोसॉफिकल ऐसे. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट इज परपेचुअल पीस? परपेचुअल पीस है क्या? परपेचुअल पीस को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि हम पीस को कैसे डिफाइन करते हैं. हाउ डू वी डिफाइन दिस स्मॉल लिटिल वर्ड कॉल्ड पीस? वी नॉर्मली डिफाइन पीस एज एब्सेंस ऑफ वॉर, एब्सेंस ऑफ वायलेंस और एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ पीस दैट वी आर अवेयर ऑफ. पीस क्या है? जब वॉर नहीं है, वायलेंस नहीं है, उसी स्थिति को, उसी कंडीशन को हम पीस कहते हैं. पीस is the opposite of war, or you can say peace is the absence of war, or it is the absence of violence. एक नॉर्वेजियन सोशियोलॉजिस्ट हुए यूहान गाल्टुंग ने पीस के इस सिंपल डेफिनेशन के लिए एक टर्म को कॉइन किया, और ये टर्म है नेगेटिव पीस. नेगेटिव पीस आपको याद रखना है. यूहान गाल्टुंग इज एसोसिएटेड विद दिस टर्म नेगेटिव पीस. ही कॉइन्ड दिस टर्म नेगेटिव पीस. तो जिस सिंपल डेफिनेशन की मैंने यहां पर बात की, दैट पीस इज एब्सेंस ऑफ वॉर, इस सिंपल डेफिनेशन को आप नेगेटिव पीस भी कह सकते हैं. नेगेटिव पीस में नेगेटिव क्या है? नेगेटिव पीस में जो वर्ड नेगेटिव है, ये वर्ड किसी चीज के एब्सेंस को डिनोट करता है. और यहां पर हम किस चीज के एब्सेंस की बात कर रहे हैं? वायलेंस, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, इन चीजों के एब्सेंस की बात कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि जब वायलेंस नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वॉर नहीं है, तब पीस है. सो व्हाट इज पीस? इज द एब्सेंस ऑफ वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर. दिस इज व्हाट इज पीस. एंड over here we are focusing on the absence of something. That is why this sort of definition of peace is called negative peace. लेकिन क्या वॉर, वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट का एब्सेंस सही मायने में पीस के प्रेजेंस को डिनोट करता है? इज इट रियली दैट व्हेन देयर इज नो वायलेंस, देयर इज नो वॉर, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देन वी हैव पीस? वेल, द आंसर इज नो. आंसर है नहीं. वॉर या वायलेंस का एब्सेंस हमें बस ये बताता है कि अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है. राइट नाउ वी आर नॉट इन अ मोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन वॉर या कॉन्फ्लिक्ट का एब्सेंस, इसका यह मतलब नहीं है कि भविष्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, या कोई वायलेंस नहीं होगा, या कोई वॉर नहीं होगा. राइट नाउ वी आर नॉट फेसिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट, वी आर नॉट फेसिंग एनी वॉर, सो वी से दैट दिस इज द कंडीशन ऑफ पीस, बट दिस इज नॉट सो. Why? Because we are not confident. We do not know whether in future we are going to have war, we are going to have conflict, we are going to have violence. तो सही मायने में पीस क्या है? सही मायने में पीस सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट या वॉर या वायलेंस के एब्सेंस को डिनोट नहीं करता. सही मायने में पीस तब एस्टैब्लिश्ड हो सकता है जब वॉर, वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट के होने के लिए जो कारण मौजूद हैं, जो काउजेस मौजूद हैं, जो रीजंस मौजूद हैं, जो फैक्टर्स मौजूद हैं, इन्हें हम एलिमिनेट कर दें. और जब तक ये काउजेस, ये फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे सोसाइटी में, जब तक
वॉर या कॉन्फ्लिक्ट या वायलेंस के ये काउजेज, ये फैक्टर्स, ये रीजंस प्रेजेंट होंगे, तब तक वॉर या कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी सोसाइटी में मौजूद रहेगी, एक कंट्री के भीतर मौजूद रहेगी. एंड एज लॉन्ग एज दीज पॉसिबिलिटीज आर प्रेजेंट, वी कैन नॉट से दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड पीस. So we can conclude that mere absence of war or absence of conflict does not guarantee peace, does not represent the presence of peace. सही मायने में, in real sense, in genuine sense, peace के होने के लिए हमें ये इंश्योर करना होगा कि कंट्री के भीतर, सोसाइटी में वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के नहीं होने के साथ साथ, ओके, कंट्री के भीतर, सोसाइटी में वॉर और कॉन्फ्लिक्ट के नहीं होने के साथ साथ वॉर और कॉन्फ्लिक्ट को काउज करने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो रीजंस हैं, वे भी मौजूद ना हो. सो वी वॉन्ट बोथ. वी वॉन्ट एब्सेंस ऑफ वॉर, एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एब्सेंस ऑफ वायलेंस, एंड ऑल्सो एब्सेंस ऑफ all the factors, all the reasons, all the causes which can lead to a war or conflict. Only then we will be able to establish peace on a permanent and sustainable basis. और ये जो peace है, the peace which is present in a country, in a society, on a permanent basis, on a sustainable basis, this is what is called perpetual peace. This is a broad definition of peace. और इस broader definition of peace को ही हम perpetual peace कहते हैं. और perpetual peace के लिए एक और टर्म को यूज किया जाता है, and it is called positive peace. पॉजिटिव पीस, परपेचुअल पीस को पॉजिटिव पीस भी कहा जाता है. पॉजिटिव यहां किसी चीज के प्रेजेंस को डिनोट करता है. पॉजिटिव पीस में पॉजिटिव किसी चीज के प्रेजेंस को डिनोट करता है. और यहां पर हम किस चीज के प्रेजेंस की बात कर रहे हैं? यहां पर दैट मींस पॉजिटिव पीस के अंतर्गत, परपेचुअल पीस के अंतर्गत, पीस को मेंटेन करके रखने के लिए, ओके, पीस को मेंटेन करके रखने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स के काउजेस को एलिमिनेट करने के लिए लगातार कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर कंट्रीज के द्वारा पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाएंगे. वी हैव टू कंटिन्यूअसली take steps. We have to continuously keep working to ensure that the peace that we have established in our society, in our country, or among countries, that persists, that continues to exist. तो हमें लगातार पॉजिटिव स्टेप्स लेने होंगे. और जब लगातार आप पॉजिटिव स्टेप्स लेते हो पीस को इंश्योर करने के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो और कॉन्फ्लिक्ट के होने की संभावना भी ना हो, इस तरह के पीस को हम परपेचुअल पीस या पॉजिटिव पीस कहते हैं. इमैनुअल कांत के अकॉर्डिंग परपेचुअल पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें 6 कंडीशंस को फुलफिल करना होगा. देयर आर 6 कंडीशंस अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांत. देयर आर 6 कंडीशंस, और अगर हम इन 6 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, देन वी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश परपेचुअल पीस. इमैनुअल कांत यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर परपेचुअल पीस को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं. और ये जो कंडीशंस वो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, दी 6 कंडीशंस, दिस इज फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस, इंटरनेशनल पीस. दुनिया के कंट्रीज के बीच पीस को परमानेंट बेसिस पर, सस्टेनेबल बेसिस पर एस्टैब्लिश करने के लिए इमैनुअल कांत के द्वारा ये 6 कंडीशंस हमारे सामने प्रेजेंट किए गए हैं. तो आइए एक एक करके देखते हैं कि ये 6 कंडीशंस क्या है. पहला, द फर्स्ट कंडीशन, इट सेज दैट नो पीस ट्रीटी शुड बी साइंड दैट हेल्ड आउट प्रोस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर वॉर. मतलब अगर किसी पीस ट्रीटी में, किसी पीस ट्रीटी के तहत ऐसे प्रोविजंस मेंशन्ड हो या ऐसे क्लाउजेस को इंक्लूड किया गया हो जिन प्रोविजंस को यूज करके या जिन क्लाउजेस को यूज करके भविष्य में कंट्रीज के बीच फिर से कॉन्फ्लिक्ट या वॉर हो सकती है, तो फिर उस तरह के पीस ट्रीटीज को कंट्रीज को साइन नहीं करना चाहिए. डू नॉट साइन अ पीस ट्रीटी इन विच देयर आर हिडन लूप होल्स, द लूप होल्स विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड इन फ्यूचर टू स्टार्ट फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रेश वॉर बिटवीन एंड अमंग कंट्रीज. इस तरह के पीस ट्रीटीज को कंट्रीज को साइन नहीं करना चाहिए. यह पहला कंडीशन है. दूसरा कंडीशन है, किसी भी कंट्री के द्वारा किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डोमिनेशन को एस्टैब्लिश नहीं करना चाहिए. डोमिनेशन, नो कंट्री शुड एस्टैब्लिश डोमिनेशन ओवर अनदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तीसरा कंडीशन, वेरी रेडिकल थॉट, कंट्रीज को अपने स्टैंडिंग आर्मीज को अबॉलिश कर देना चाहिए. एवरी कंट्री, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे हैज स्टैंडिंग आर्मी. कुछ कंट्रीज को छोड़कर, कुछ स्मॉल कंट्रीज को छोड़कर दुनिया की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के पास स्टैंडिंग आर्मी है. इमैनुअल कांत कहते हैं कि व्हाई डू यू नीड स्टैंडिंग आर्मीज? आपको मिलिट्री की जरूरत क्यों है? इन द पीस टाइम यू शुड नॉट रिक्वायर एनी आर्मी. अगर आपको आर्मी की जरूरत है, इफ यू नीड स्टैंडिंग आर्मी, दैट मीन्स यू आर लिविंग इन अ थ्रेट ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट और फ्यूचर वॉर. लेकिन अगर हम परपेचुअल पीस की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वॉर ना हो और वॉर को काउज करने वाले फैक्टर्स, रीजंस, काउजेस भी प्रेजेंट ना हो, इस सिचुएशन में हमें स्टैंडिंग आर्मीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. वी विल नॉट रिक्वायर स्टैंडिंग आर्मीज. सो एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इमैनुअल कांत के अकॉर्डिंग, एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड शुड अबॉलिश देयर स्टैंडिंग आर्मीज. चौथा कंडीशन है, वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कंट्रीज को एक दूसरे के अगेंस्ट
ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करनी चाहिए जिन एक्टिविटीज़ के कारण कंट्रीज़ के बीच डीप सस्पेशन या म्यूचुअल एनिमिटी डेवलप हो जाए, और जिन सस्पेशन की वजह से, जिस एनिमिटी की वजह से फ्यूचर में इन कंट्रीज़ के बीच पीस को एस्टैब्लिश करने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर बायोलॉजिकल वेपन को यूज़ करता है, केमिकल वेपन को यूज़ करता है, देन दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड। क्योंकि जब आप किसी कंट्री के अगेंस्ट बायोलॉजिकल केमिकल वेपन को यूज़ कर रहे हैं, देन यू आर नॉट जस्ट हार्मिंग द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट, बट ऑल्सो द इनोसेंट पीपल ऑफ दैट कंट्री। इसके बाद जो पांचवा कंडीशन है वो ये, which is very important, and the question that I asked in the beginning of the video is based on this particular fifth condition only. कंट्रीज को कोशिश करनी चाहिए कि वे किसी लीग ऑफ पीस जैसे यूनाइटेड नेशन, कंट्रीज किसी लीग ऑफ पीस के अंतर्गत रहे, ना कि किसी पीस ट्रीटी। तो अगर कंट्री के सामने दो ऑप्शंस हैं, एक अपने आप को किसी लीग ऑफ पीस, दैट मींस किसी सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखने के लिए बनाया गया है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस। तो अगर एक ऑप्शन है कंट्रीज के पास कि इस तरह के किसी लीग ऑफ पीस के अंतर्गत अपने आप को रखना, और दूसरा ऑप्शन है कि किसी पीस ट्रीटी के अंतर्गत अपने आप को रखना, तो कंट्रीज को यहां पर लीग ऑफ पीस को चुनना चाहिए, ना कि पीस ट्रीटी को। अब यहां पर इमैनुअल कांत जो लॉजिक देते हैं उस लॉजिक को समझिए। इमैनुअल कांत कहते हैं कि जो पीस ट्रीटीज हैं, पीस ट्रीटीज एक वॉर के एंड होने के बाद किसी एक वॉर को फ्यूचर में होने से रोकने के लिए बनाई जाती हैं। पीस ट्रीटीज आर लिमिटेड टू वन वॉर। इट इज एस्टैब्लिश्ड, पीस ट्रीटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू स्टॉप वन वॉर। एक वॉर को खत्म करने के लिए, एक वॉर को रोकने के लिए पीस ट्रीटीज को बनाया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। लेकिन जो लीग ऑफ पीस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस, जो लीग ऑफ पीस होते हैं, लीग ऑफ पीस ये सभी तरह के ऑल फ्यूचर वॉर्स, ऑल फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, भविष्य में होने वाले सभी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, सभी तरह के वॉर को रोकने के लिए लीग ऑफ पीस जैसे सुप्रानेशनल इंस्टीट्यूशंस, सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश किया जाता है। तो कंट्रीज के लिए यह जरूरी है कि अगर वे आपस में परपेचुअल बेसिस पर परपेचुअल पीस एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, तो उन्हें इस तरह के लीग ऑफ पीस को बनाना होगा, ना कि सिर्फ पीस ट्रीटीज को एक दूसरे के साथ कंक्लूड करना हो। So this was the fifth condition. The sixth and the last condition is that peaceful strangers should not be treated as enemies. So this was all about the concept of perpetual peace as given by Immanuel Kant. अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, and if you think that the video has helped you in any way, then do react to the video and leave your feedback in the comment section. और अगर हम उन दो MCQs की बात करें जिन MCQs के साथ हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, तो जो पहला सवाल था, दैट हु propounded the idea of perpetual peace for the first time, the answer to this question is going to be Jeremy Bentham. मैंने आपको बताया, Jeremy Bentham wrote the essay first, and after the essay of Jeremy Bentham, it was Immanuel Kant who published his essay after 6 years. और जो दूसरा सवाल है उसमें मैंने पूछा था कि इन चारों में से वो कौन सा कंडीशन है जिसे इमैनुअल कांत अपने 6 कंडीशंस फॉर परपेचुअल पीस में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस सवाल का जवाब होगा डी। इमैनुअल कांत कहते हैं कि कंट्रीज, स्टेट्स शुड प्रेफर टू लिव अंडर लीग ऑफ पीस एंड नॉट ट्रीटी ऑफ पीस। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में ट्रीटी ऑफ पीस लिखा है। सो दिस इज गोइंग टू बी द correct answer, because this is not the statement which was given by Immanuel Kant. This is not the condition which was set by Immanuel Kant. So this was all about perpetual peace. Now, before I end this video, once again, I would like to inform you about our ongoing political science online course. अगर आप इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस कोर्स के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं, तब आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस।